जय हिंद। वेव्स के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में खत्म कर दी थी। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे टाइड्स के बारे में। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, टाइड्स का मतलब क्या होता है? और अगर बहुत सिंपल तौर पे कहें तो सी लेवल में ये जो पीरियोडिकल राइज एंड फॉल देखने को मिलता है, सी लेवल में ये जो पीरियोडिकल राइज एंड फॉल देखने को मिलता है, इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को बुलाया जाता है टाइड्स। ये जो टर्म है पीरियोडिकल, ये भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सी लेवल में ये जो राइज एंड फॉल देखने को मिलता है, ये रैंडमली अकर नहीं होता है। सी लेवल में ये जो राइज एंड फॉल देखने को मिलता है, ये एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करता है, ये एक प्रॉपर पीरियोडिकल साइकिल को फॉलो करता है। द पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल इज नोन एज टाइड्स। ये जो टाइड्स हैं, ये दिन में एक बार या फिर दो बार अकर होती हैं। और ये जो टाइड्स हैं, ये अकर किस वजह से होती हैं? ये अकर होती हैं बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून। सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से टाइड्स अकर होती हैं। और सन और मून में से भी जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है, जो मून का अट्रैक्शन है, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? बिकॉज सन और मून में से मून जो है वो अर्थ के पास में लोकेटेड है, और सन जो है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर लोकेटेड है। और इस वजह से मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है, मून का जो अट्रैक्शन है, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेहद सिंपल दो तीन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। एक तो हमने देखा कि टाइड्स का मतलब क्या होता है, और टाइड्स का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल तौर पे अगर कहें तो सी लेवल में ये जो पीरियोडिकल राइज एंड फॉल देखने को मिलता है, इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को बुलाया जाता है टाइड्स। ये जो टाइड्स हैं, ये दिन में एक या फिर दो बार अकर होती हैं। ये जो टाइड्स हैं, ये किस वजह से अकर होती हैं? ये अकर होती हैं बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून। एक टर्म और दिया गया है, सर्जिस। और सर्जिस का मतलब क्या होता है? किसी भी मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से, किसी भी मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से, जैसे विंड्स की वजह से, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस की वजह से अगर मूवमेंट ऑफ वाटर देखने को मिल रहा है, तो इस मूवमेंट ऑफ वाटर को क्या बुलाया जाएगा? सर्जिस बुलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि ये है ओशन वाटर, मान लेते हैं कि ये है ओशन वाटर, और इस ओशन वाटर के ऊपर किसी भी रीजन की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो गया। लो प्रेशर क्रिएट हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो एयर है वो ऊपर की तरफ राइज करेगी। ये हमें समझ में आता है। जब ये एयर ऊपर की तरफ राइज करती है, तो कभी कभार ये जो लो प्रेशर रीजन है, इसमें पानी जो है वो ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखाई देता है। ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर है, इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को बुलाया जाता है सर्जिस। ये जो सर्जिस हैं, ये रेगुलरली अकर नहीं होते हैं। बेहद सिंपल। टाइड्स और सर्जिस के बीच में डिफरेंस क्या है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। टाइड्स का मतलब क्या है? टाइड्स का मतलब है द पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल। और ये जो टाइड्स हैं, ये अकर किस वजह से होती हैं? टाइड्स अकर होती हैं बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून। वहीं अगर बात करें सर्जिस के बारे में, तो सर्जिस का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर caused by meteorological effects are called surges। तो ये जो सर्जिस हैं, ये अकर होती हैं बिकॉज ऑफ द मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स, जैसे विंड्स हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस हैं। और ये जो सर्जिस हैं, ये रेगुलरली अकर नहीं होते हैं। ये जो सर्जिस हैं, ये पीरियडिकली अकर नहीं होते हैं। अच्छा, टाइड्स की हम बात कर रहे थे, और हमने देखा था कि जो टाइड्स हैं, ये अकर होते हैं बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून। और हमने ये भी बात की थी कि जो मून का ग्रेविटेशनल पुल होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कंपैरिजन टू सन्स ग्रेविटेशनल पुल। रीजन क्या है? मून जो है वो अर्थ के पास में लोकेटेड है, और सन जो है वो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर लोकेटेड है। लेकिन मोटा मोटा अगर बात करें, तो ये जो टाइड्स अकर होते हैं, इनके अकर होने के पीछे मेजर कॉजेस क्या हैं? इसके अकर होने के पीछे मेजर कॉज है मून का ग्रेविटेशनल पुल और सन का ग्रेविटेशनल पुल। अच्छा, मून और सन के ग्रेविटेशनल पुल के अलावा एक और फैक्टर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये भी टाइड्स के अकरेंस में अपना रोल प्ले करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या है? इट इज द फोर्स दैट एक्ट्स टू काउंटर बैलेंस द ग्रेविटी। ग्रेविटी को काउंटर बैलेंस करने के लिए जो फोर्स एक्ट करता है, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बुलाया जाता है। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और ये जो मून और सन का ग्रेविटेशनल पुल है, ये किस तरीके से एक्ट करता है और किस तरीके से टाइड्स अकर होते हैं, वो दिखाया गया है इस डायग्राम में बहुत अच्छे से।
होता क्या है, देखो इधर मून है और ये रही हमारी अर्थ। अब मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इस साइड में एक्ट कर रहा होगा और इसकी वजह से क्या होगा, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी पानी होगा वो इस साइड में खींचेगा, वो इस साइड में खींचेगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा। ये जो पानी ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, इसको क्या बुलाते हैं, इसको टाइडल बल्ज बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, टाइडल बल्ज बुलाते हैं। लेकिन सोच के देखो कि अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा होता तो अर्थ के सरफेस के ऊपर जितना भी पानी है वो सारा इकट्ठा होकर एक साइड में चला जाता ना, दूसरी साइड एकदम खाली रह जाती। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं होता है, बिकॉज इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में पानी जो है वो कुछ इस तरीके से ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है और यहां पे दूसरा टाइडल बल्ज क्रिएट हो जाता है। तो एक टाइडल बल्ज जो है वो क्रिएट हो रहा है उस साइड में जिस साइड में मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है, सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एक्ट कर रहा है और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसकी वजह से अपोजिट साइड में एक और टाइडल बल्ज क्रिएट हो रहा है। मतलब नेट रिजल्टेंट अगर देखें तो अर्थ के सरफेस के इर्द गिर्द कुछ इस तरीके से पानी जो है वो दोनों साइड में उठता हुआ दिखाई देता है और दोनों साइड में दो टाइडल बल्जेस जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। मतलब ये जो ग्रेविटेशनल पुल है और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये दोनों साथ में एक्ट करते हैं और इन दोनों की वजह से अर्थ के दो साइड्स में हमें दो टाइडल बल्जेस देखने को मिलते हैं और वही टेक्स्ट में लिखा हुआ है, फटाफट से देख लेते हैं। टुगेदर द ग्रेविटेशनल पुल एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग टू मेजर टाइडल बल्जेस ऑन द अर्थ। ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून, वो साइड जो कि मून को फेस कर रही है, द टाइडल बल्ज अकर्स। मून को जो साइड फेस कर रही है अर्थ की, वहां पे मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक टाइडल बल्ज जो है वो अकर हो जाता है और वो साइड जो कि मून के अपोजिट होती है, उस अपोजिट साइड में मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उतना स्ट्रांगली एक्ट नहीं करता है, वहां पे एक्ट करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसकी वजह से दूसरे साइड पे भी एक और टाइडल बल्ज क्रिएट हो जाता है और नेट रिजल्टेंट क्या होता है, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ के दो साइड्स में दो टाइडल बल्जेस देखने को मिलते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। एक टर्म दिया गया है द टाइड जनरेटिंग फोर्स और टाइड जनरेटिंग फोर्स का मतलब क्या है, टाइड जनरेटिंग फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है टाइड जनरेटिंग फोर्स। टाइड जनरेटिंग फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। कौन कौन से दो फोर्सेस, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। सन के ग्रेविटेशनल पुल के बारे में हम बात इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज जो प्रोमिनेंट रोल है वो मून के ग्रेविटेशनल पुल का है। तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को टाइड जनरेटिंग फोर्स बोलते हैं। और आगे जनरल सी बातचीत की गई है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ नियरेस्ट द मून पुल और द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द मून is greater than the centrifugal force, so there is a net force causing a bulge towards the moon। होता क्या है, वो वाली साइड, इस इमेज में देखो वो वाली साइड जो कि मून को फेस कर रही है, उस साइड पे जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत ज्यादा होता है और इस वजह से मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये जो साइड है इस पे टाइडल बल्ज देखने को मिलता है और जो साइड अपोजिट होती है टू द मून वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स मून का बहुत कम होता है क्योंकि ये जो अपोजिट साइड है ये मून से बहुत ज्यादा दूर होती है और इस साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो डोमिनेंट होता है और इस साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एक दूसरा बल्ज देखने को मिलता है। अभी हमने बातचीत की है। अच्छा, ये जो लाइन है इस लाइन को थोड़ा सा ढंग से देखना। क्या कहा जा रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ the horizontal tide generating forces are more important than the vertical forces in generating the tidal wedges। अर्थ के सरफेस पे जो हॉरिजॉन्टल टाइड जनरेटिंग फोर्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसको थोड़ा सा समझो। देखो हो क्या रहा है कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारा मून है।
अब मून का ग्रेविटेशनल पुल इतना भी ज्यादा नहीं है कि सीधे सीधे पानी को ऊपर की तरफ उठा दे। एक्चुअली में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हो क्या रहा है कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये जो वाटर है ये हॉरिजॉन्टली एक साइड में मूव कर रहा है, कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पानी एक्चुअली में उठ ही जा रहा है। हो क्या रहा है कि जो वल्क ऑफ द वाटर है वो हॉरिजॉन्टली एक साइड में मूव कर रहा है और इस वजह से हमें टाइडल बल्ज देखने को मिल रहा है। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर ये जो हॉरिजॉन्टल टाइड जनरेटिंग फोर्स है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है देन दी वर्टिकल फोर्सेस। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा और यहां तक जितनी भी चीजें हैं वो बेहद इजी हैं। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, ये तो मोटा मोटा हमें समझ में आ गया कि टाइडल बल्जेस जो हैं वो किस तरीके से क्रिएट होते हैं, टाइड्स जो हैं वो किस तरीके से देखने को मिलती हैं। लेकिन कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, उन अदर फैक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, द टाइडल बल्जेस ऑन वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्व्स हैव ग्रेटर हाइट। वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्व्स के ऊपर ये जो टाइडल बल्जेस होते हैं इनकी हाइट ज्यादा होती है और इसको आप समझ सकते हो। देखो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है उसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ये जो हल्का सा स्लोप देखने को मिलता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब देखो, मान लेते हैं कि एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो इतनी चौड़ी है और पानी जो है वो यहां तक भरा हुआ है, और मान लेते हैं कि एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो इतनी ज्यादा चौड़ी है और पानी जो है वो यहां तक भरा हुआ है। अब सोचो कि पानी जब नीचे की तरफ जाएगा, जब फॉल देखने को मिलेगा, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो कम वाइड है। कम वाइड है तो जो फॉल है वो भी रिलेटिवली कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ है तो जो फॉल है और जो राइज देखने को मिलेगा वो भी ज्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज ज्यादा स्पेस है पानी को ऊपर उठने के लिए। तो वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर ये जो टाइडल बल्जेस हैं ये ज्यादा हाइट के देखने को मिलते हैं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा स्पेस है, ज्यादा हाइट तक ऊपर उठने का ऑप्शन है, तो ज्यादा हाइट देखने को मिलती है। जहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाइड नहीं होती है वहां पे क्योंकि स्पेस नहीं होता है तो पानी ज्यादा हाइट तक उठ भी नहीं पाता है। अच्छा, जब यही टाइडल बल्जेस मिड ओशनिक आइलैंड्स को हिट करते हैं तो इनकी जो हाइट होती है वो लो होती है। जब यही टाइडल बल्जेस मिड ओशनिक आइलैंड्स को हिट करते हैं तो इनकी जो हाइट होती है वो लो होती है। लो क्यों होती है? बिकॉज ये जो मिड ओशनिक आइलैंड है, मान लेते हैं ये है मिड ओशनिक आइलैंड, इसके इर्द गिर्द लंबा चौड़ा ओशन देखने को मिलेगा। ये जो मिड ओशनिक आइलैंड है ये डीप वाटर्स के अंडर देखने को मिलता है, ये ओशन के बीच में देखने को मिलता है। अब सोचो, कोई नैरो जगह है, कोई ऐसी जगह है जहां पे एरिया कम है, वहां पे अगर थोड़ा भी पानी ऊपर उठेगा तो बहुत आराम से दिखेगा। लेकिन अगर डीप ओशन है, लंबा चौड़ा ओशन है, वहां पे वाटर का जो राइज है वो बहुत प्रोमिनेंटली दिखेगा या बहुत हल्का फुल्का दिखेगा? बहुत हल्का फुल्का दिखेगा। कोई बाउंड्री लाइन है, जैसे ये कोई कोस्टल एरिया है, इस कोस्टल एरिया में थोड़ा सा पानी उठेगा तो भी बहुत ज्यादा दिखेगा बिकॉज प्रोमिनेंट है वहां पे। लेकिन ओपन सी में जो पानी है वो अगर राइज कर रहा है तो प्रोमिनेंटली दिखेगा या हल्का फुल्का दिखेगा? हल्का फुल्का दिखेगा। तो एक तो इस वजह से कि ये जो मिड ओशनिक आइलैंड्स होते हैं ये ओपन सी में लोकेटेड होते हैं, इसलिए टाइडल बल्जेस की जो हाइट है वो लो दिखाई देती है। दूसरा एक रीजन ये भी है कि ये जो मिड ओशनिक आइलैंड्स हैं इनमें भी तो अपना मास है, और इनमें अपना मास है तो इनकी अपनी ग्रेविटी होती है, और वो जो ग्रेविटी होती है वो पानी को नीचे की तरफ खींचती भी है। एक तरफ टाइडल बल्ज अगर हो रहा है, मून का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो खींच रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो मिड ओशनिक आइलैंड है वो भी तो इस पानी को नीचे की तरफ खींच रहा है, और उसकी वजह से भी ये जो टाइडल बल्ज है इसकी हाइट जो है वो लो देखने को मिलती है। दो चीजें अभी तक हमने पढ़ी, एक तो जितना वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है उतनी ज्यादा हाइट देखने को मिलती है टाइडल बल्ज की। दूसरा, मिड ओशनिक आइलैंड्स में ये जो टाइडल बल्जेस होते हैं इनकी हाइट लो देखने को मिलती है। तीसरा, किसी बे की, किसी एस्चुरी की शेप कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि टाइड की इंटेंसिटी कैसे होने वाली है। ये तो बड़ा सिंपल है। देखो,
आप पानी को भरो, एक लंबे चौड़े किसी टब में भरो और एक छोटे से ग्लास में भरो या किसी नैरो चीज में भरो, तो पानी ज्यादा प्रोमिनेंटली बढ़ता हुआ उठता हुआ किस में दिखाई देगा? टब में ज्यादा दिखाई देगा या फिर किसी छोटे ग्लास में किसी नैरो वेसल में दिखाई देगा? किसी नैरो वेसल में थोड़ा भी पानी डालोगे तो उठता हुआ ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन टब में खूब सारा पानी डाल दोगे तब थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस दिखेगा। वही हो रहा है कि ओपन सी में ये जो टाइडल बल्ज है, ये जो पानी उठ रहा है, वो बहुत प्रोमिनेंटली नोटिस नहीं होता है, लेकिन कोस्टल एरिया में या किसी बे पे, किसी एस्चुरी पे ये जो पानी उठ रहा है या नीचे जा रहा है, ये बहुत प्रोमिनेंटली नोटिस होता है। तो किसी बे का, किसी एस्चुरी का शेप कैसा है, उसके ऊपर भी टाइड की इंटेंसिटी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, जो फनल शेप्ड बेज होती हैं वो जो है वो टाइडल मैग्नीट्यूड्स को बहुत ग्रेटली चेंज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारे इंडिया पे बे ऑफ बंगाल है, अब ये हमारा इंडिया और इधर है बे ऑफ बंगाल, तो ये जो बे ऑफ बंगाल की शेप है ये कैसी है? फनल शेप है। और फनल शेप है, अब यहाँ पे अगर कोई टाइड होगी तो ओपन सी के कंपैरिजन में यहाँ पे जो टाइड है वो बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगी। अच्छा, जब कोई टाइड दो आइलैंड्स के बीच में या दो बेस के बीच में या दो एस्चुरीज के बीच में देखने को मिलती है तो उसको क्या बुलाया जाता है? उसको टाइडल करंट बुलाया जाता है। व्हेन द टाइड इज चैनल्ड बिटवीन आइलैंड्स और इनटू बेस और एस्चुरीज, दे आर कॉल्ड टाइडल करंट्स। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा, फिर इसके बाद बात की गई है टाइड्स ऑफ बे ऑफ फंडी, कनाडा। ये जो वे ऑफ फंडी है ये कहाँ पे देखने को मिलती है? ये अटलांटिक ओशन में देखने को मिलती है। कनाडा का जो ईस्टर्न कोस्ट है उस पर देखने को मिलती है वे ऑफ फंडी। और ये जो वे ऑफ फंडी है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दुनिया भर की जो हाईएस्ट टाइड्स हैं वो अकर होती हैं बे ऑफ फंडी में। बे ऑफ फंडी कहाँ पर है? नोवा स्कॉशिया में, कनाडा में। कनाडा में जो नोवा स्कॉशिया वाला रीजन है वहां पे बे ऑफ फंडी देखने को मिलती है। और दुनिया भर की जो हाईएस्ट टाइड्स हैं वो कहाँ पे अकर होती हैं? इस बे ऑफ फंडी में अकर होती हैं। बे ऑफ फंडी में जो टाइडल बल्जेस देखने को मिलते हैं वो लगभग 15 से 16 मीटर हाइट जितने देखने को मिलते हैं। छोटी मोटी हाइट नहीं है, 15 से 16 मीटर हाइट जितने टाइडल बल्जेस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे दिन में दो हाई टाइड्स देखने को मिलती हैं और दो लो टाइड्स देखने को मिलती हैं। मतलब लगभग 24 आवर्स में दो हाई टाइड्स और दो लो टाइड्स देखने को मिलती हैं। विच मीन्स कि हर 6 घंटे में एक टाइड देखने को मिलती है। 24 घंटे में टोटल 4 टाइड्स देखने को मिल रही हैं, दो हाई और दो लो। विच मीन्स कि लगभग हर 6 घंटे में एक टाइड देखने को मिलती है। और रफ एस्टिमेट ये है कि एक टाइड में जो राइज देखने को मिलता है वो लगभग 240 सेंटीमीटर एन आवर देखने को मिलता है। लगभग 240 सेंटीमीटर एन आवर का वाटर का राइज देखने को मिलता है। तो बे ऑफ फंडी कहाँ पर है? अटलांटिक ओशन में, कनाडा के ईस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलती है। वर्ल्ड की जो हाईएस्ट टाइड्स हैं वो कहाँ पे देखने को मिलती हैं? इस बे ऑफ फंडी में देखने को मिलती हैं। और इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं। ये जो टाइप्स ऑफ टाइड्स हैं इनके बारे में अगले सेशन में हम पढ़ेंगे। मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूँ कि यहाँ तक जितनी भी चीजें हैं वो आपको समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।